हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31। अनुराव ने खाए आन्या के बनाए गुलाब जामुन। रात का समय, सिंगिनिया हाउस। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे। वहीं अर्नव भी सीढ़ियों से उतरते हुए अन्या के पास आकर बैठ जाता है। आन्या अर्नव को अपने पास देखकर वापस से थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। पंकज जी निर्मला जी को आवाज लगाते हुए बोले, अरे भाई, हमारी बहू की पहली रसोई है, उनके हाथ का बना हुआ खाना लेकर जल्दी आ जाए, अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा है। पंकज जी की एक्साइटमेंट देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी कौशल्या जी बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारी बहू ने पहली बार खाना बनाया है। जब से इस घर में आई है तब से हमें काफी बार अपने हाथों से बनाकर खिला चुकी है। उद्धरण चिन्ह। पंकज जी हंसते हुए बोले, लेकिन हमारी बहू के रूप में तो यह आज ही हमारे लिए खाना बना रही है, इसलिए हमारे लिए तो इनके हाथ से बना हुआ खाना पहली दफा ही होगा। उद्धरण चिन्ह। आन्या के फेस पर पंकज जी की यह बात सुनकर स्माइल आ जाती है। तभी आजीविका बोलती है, हाँ सही कहा आपने, हम सभी ने आन्या के हाथों से बना हुआ खाना काफी बार खाया है, लेकिन अर्नव भाई ने आज तक इनके हाथ का खाना नहीं बनाया। अर्नव। आजीविका की बात सुनकर आन्या को एक नजर देखता है। आन्या जब अर्नव की नजर महसूस करती है तो सभी से कहती है, मैं भी जाकर निर्मला जी की मदद करती हूँ। इतना कहकर आन्या तुरंत उठकर किचन की तरफ चली जाती है। अर्नव समझ गया कि आन्या उसकी वजह से ही उठकर गई है, पर उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वही आन्या ने निर्मला जी के साथ मिलकर सभी को खाना सर्व किया। सभी ने आन्या के बनाए खाने को खाना शुरू करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, तभी अर्नव बोला, अभी खाने को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अर्नव की बात सुनकर सभी उसे असमंजस से देखने लगे। तभी अर्नव ने आन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाओगी। उद्धरण चिन्ह। आन्या अर्नव की बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो सभी की तरफ देखने लगी तो पंकज जी बोले, बेटा आन्या, अर्नव को अपने हाथों से खिला दो। ये हमारे परिवार की रस्म है कि नई बहू अपने पति को अपने हाथ से खाना खिलाती है। पंकज जी की बात सुनकर बात सुनते ही आन्या ने अर्नव की तरफ देखा और खुद से बोली, ओह नो भगवान, ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब मैं इस डेविल सिंघानिया को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, ये कैसे हो सकता है। अर्नव की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। क्या सोच रही हो जान, कुछ खिलाने का इरादा भी है या फिर मुझे ही देखती रहोगी। अर्नव की आवाज सुनते ही वो झेपते हुए उसकी तरफ देखकर तुरंत एक निवाला तोड़ती है और अर्नव के मुंह में रख देती है। वही अर्नव के साथ ही सभी ने भी खाना शुरू कर दिया। पर जीवन आन्या और अर्नव के बीच ये लम्हे देखकर आजीविका की तरफ एकटक देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने साथ आजीविका और अपने कुछ ऐसे ही लम्हे इमेजिन कर रहा हो। जीवन आजीविका के चेहरे को देखते हुए खुद से बोला, काश काश कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए और तुम मेरे साथ रहो। उद्धरण चिन्ह। जीवन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो इतना सोचकर अपना खाना स्टार्ट करता है। कुछ ही देर में सभी खाना खत्म कर लेते हैं। अब बारी थी डेजर्ट की। आन्या ने डेजर्ट लाकर सबसे पहले अर्नव के लिए ही निकल दिया। कौशल्या जी बोली, पहले अर्नव को टेस्ट करने दो, वो पहली बार आन्या के हाथ से बना हुआ कुछ मीठा खाने वाला है। उद्धरण चिन्ह। आन्या और बाकी सभी अर्नव के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। अर्नव ने आन्या की कर्व देखकर स्माइल दी, फिर उसने जैसे ही एक बाइट गुलाब जामुन की मुंह में डाली, नमकीन और मीठा टेस्ट उसके मुंह में घुल गया। अर्नव ने आन्या के चेहरे की तरफ देखा, फिर सभी को चेहरे को देखने लगा। सभी उसके ही जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी पंकज जी बोले, अर्नव कैसे टेस्ट है बहू के हाथों में, है ना टेस्टी। अर्नव ने आन्या के चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ सच में बेहद टेस्टी है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की बात सुनते ही जाने अनजाने में ही आन्या के फेस पर स्माइल आ गई। कौशल्या जी बोली, निर्मला अब हमें भी परोस दो, हमसे वेट नहीं हो रहा आन्या के हाथ के गुलाब जामुन खाने का, मतलब खाना इतना टेस्टी है तो मीठा भी कमाल ही बनाया होगा इसने।
निर्मला जी ने अपना सिर हिलाया और जैसे ही गुलाब जामुन के बाउल को उठाती है, अचानक अर्नव के चिल्लाने की जोरदार आवाज आती है, कोई नहीं खाएगा ये गुलाब जामुन, कोई नहीं। अर्नव की इतनी डरावनी आवाज सुनकर सभी चौंककर उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही अर्नव के चिल्लाने से निर्मला जी के हाथ से बाउल नीचे गिर जाता है और सारे गुलाब जामुन फर्श पर बिखर जाते हैं। एपिसोड 32। आन्या का कॉलेज एडमिशन। आन्या ने डेजर्ट लाकर सबसे पहले अर्नव के लिए ही निकल दिया। कौशल्या जी बोली, पहले अर्नव को टेस्ट करने दो, वो पहली बार आन्या के हाथ से बना हुआ कुछ मीठा खाने वाला है। उद्धरण चिन्ह। आन्या और बाकी सभी अर्नव के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। अर्नव ने आन्या की तरफ देखकर स्माइल दी, फिर उसने जैसे ही एक बाइट गुलाब जामुन की मुंह में डाली, नमकीन और मीठा टेस्ट उसके मुंह में घुल गया। अर्नव ने आन्या के चेहरे की तरफ देखा, फिर सभी को चेहरे को देखने लगा। सभी उसके ही जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी पंकज जी बोले, अर्नव कैसे टेस्ट है बहू के हाथों में, है ना टेस्टी? अर्नव ने आन्या के चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ सच में बेहद टेस्टी है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की बात सुनते ही जाने अनजाने में ही आन्या के फेस पर स्माइल आ गई। कौशल्या जी बोली, निर्मला अब हमें भी परोस दो, हमसे वेट नहीं हो रहा आन्या के हाथ के गुलाब जामुन खाने का। मतलब खाना इतना टेस्टी है तो मीठा भी कमाल ही बनाया होगा इसने। निर्मला जी ने अपना सिर हिलाया और जैसे ही गुलाब जामुन के बाउल को उठाती है, अचानक अर्नव के चिल्लाने की जोरदार आवाज आती है, कोई नहीं खाएगा ये गुलाब जामुन, कोई नहीं। अर्नव की इतनी डरावनी आवाज सुनकर सभी चौंककर उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही अर्नव के चिल्लाने से निर्मला जी के हाथ से बाउल नीचे गिर जाता है और सारे गुलाब जामुन फर्श पर बिखर जाते हैं। अब आगे। अर्नव की बात सुनकर सभी उसके चेहरे को हैरान होकर देखने लगते हैं। वही निर्मला जी के हाथों से गुलाब जामुन का बाउल नीचे आ जाता है। कौशल्या जी निर्मला जी को देखते हुए बोली, निर्मला ये क्या किया आपने? आन्या के बनाए सारे गुलाब जामुन बिखर गए हैं। मैम वो, निर्मला जी ने सकपकाकर कहा और अपनी नजरें झुका ली। तभी पंकज जी कौशल्या जी से बोले, ये तो अर्नव की हरकत है, आप उस बेचारी को क्या डांट रही है? फिर पंकज जी ने हैरानी से अर्नव को देखते हुए कहा, अर्नव ये क्या बात हुई, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? अर्नव ने आन्या की तरफ देखकर कहा, डैड, आन्या ने पहली बार कुछ बनाया था और मुझे उसके हाथों से बनाए गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगे तो मैं नहीं चाहता कि कोई और उन्हें टेस्ट करे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण। पंकज जी ने एक गहरी सांस ली और शांत हो गए। कोई कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि अगर अब कुछ कहा जाता तो अर्नव का गुस्सा और बढ़ जाता। वही आन्या अर्नव के जवाब को सुनकर अपने आप में बड़बड़ा कर बोली, मुझे नहीं पता था डेविल साइको भी है। साइको डेविल। वही आजीविका अर्नव की बात पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो मन ही मन बोली, आन्या बेबी, भाई का पेजेसिवनेस बहुत ज्यादा है। काश गॉड मुझे भी भाई जितना प्यार करने वाला लड़का मिले। ये सच में आन्या से कितना प्यार करते हैं, हाउ रोमांटिक। अर्नव ने जैसे तैसे करके वो गुलाब जामुन खत्म किए। सभी ने डिनर किया, फिर अपने अपने रूम में आ गए। वही आन्या रूम में खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान के चांद को निहार रही थी कि तभी उसे अर्नव के पैरों की आवाज आती है। वो एक नजर डोर की तरफ देखती है, फिर वैसे ही खड़ी हो जाती है जैसे इतनी देर से खड़ी थी। जबकि अर्नव रूम में आया और आन्या को इस तरह खिड़की पर खड़ा देखकर मुस्कुरा देता है। अर्नव आन्या के पास आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और अपना चेहरा उसके कंधे पर रख देता है। वो भी चांद को देखने लगा। वही आन्या अर्नव के अचानक करीब आने से हिचकिचा गई। वो अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर मुट्ठी में दबा लेती है। उफ भगवान, ये डेविल मेरे कंधे को आखिर अपना पिल्लो क्यों समझ लेते हैं? घर में इतने तकिए हैं पर फिर भी इन्हें मेरे ही कंधे पर अपना सिर रखना है। एक तो ये जब भी मेरे करीब आते हैं मेरी घबराहट बढ़ जाती है, और उस पर ये मुझसे दूर ही नहीं होते। अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये जब मेरे करीब आते हैं तो इनके परफ्यूम की खुशबू मुझे बेचैन करने लगती है। न जाने क्यों मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हूँ। आन्या को अर्नव के पास इतनी घबराहट हो रही थी कि इसके माथे से पसीना आने लगा। तभी अर्नव के हाथ आन्या की बाहों से उतरते हुए उसके पेट तक आ गए।
आन्या ने एक सिसकारी भरा और अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव का स्पर्श उसे पिघला रहा था, पर उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो बस इन जज्बातों को महसूस कर रही थी, पर कुछ समझ नहीं पा रही थी। वही अर्नव ने आन्या के हाथों को भी अपने हाथों के नीचे कर लिया और आसमान के चांद को देखते हुए बोला, जान एक बात बताओ, गुलाब जामुन बनाने के बाद तुमने उन्हें चखा था क्या? आन्या अर्नव के मुंह से अचानक ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तो। अर्नव के चेहरे पर उसकी यह बात सुनकर स्माइल आ गई। उसने बाद में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आन्या बोली, लेकिन आपने नीचे सभी से वो क्यों कहा कि आप वो गुलाब जामुन अकेले खाओगे? मतलब आप सभी को दे देते तो आपका भी क्या बिगड़ जाता? अर्नव ने आन्या को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को एकटक देखते हुए बोला, अगर तुमने वो गुलाब जामुन चख लिए होते तो शायद मुझे भी वो गुलाब जामुन खाने का मौका नहीं मिलता, और आज पहली बार तो मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया था, तो फिर उन्हें कैसे छोड़ देता जान। उद्धरण चिन्ह। आन्या अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो अर्नव के चेहरे को एकटक देखकर बोली, क्या आप मुझे साफ साफ नहीं बता सकते कि उसे गुलाब जामुन में ऐसा भी क्या था जो आप मुझे ये कह रहे हैं? अर्नव ने उसका नाराजगी और गुस्से से हल्का पीला हो चुका था। आन्या को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसने दोपहर से कितनी मेहनत करके सभी के लिए खाना बनाया, लेकिन लास्ट के वक्त सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो गया था, जिसकी कल्पना उसने की नहीं थी। वही जब अर्नव ने उसका ऐसा चेहरा देखा तो उसने आन्या के चेहरे को अपनी तरफ किया और मुस्कुराकर बोला, जान, मैंने सभी को वो गुलाब जामुन खाने से इसलिए रोका क्योंकि आज तुमने गुलाब जामुन में चीनी के साथ नमक भी मिला दिया था और इस वजह से उसका टेस्ट बहुत अजीब हो गया था। अर्नव के मुंह से इतना सुनते ही आन्या के होल उठ गए। वो आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी और बोली, व्हाट? उद्धरण चिन्ह। तभी अर्नव ने अपनी पलकें झपका दी। आन्या का फेस और भी छोटा हो गया। वो परेशान सी हो गई और चेहरा रुआन सी हो गया। आन्या ने अपने नाखून अपने दांतों के तले दबा लिए और बोली, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसी कर दी? मतलब आज पहली बार तो आपके लिए इतना कुछ बनाया था, और आज ही मैंने। आन्या बिल्कुल डर गई थी। अर्नव उसका डरा हुआ चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है। आन्या अपने मुंह में नाखून चबाते हुए अपनी इस गलती के लिए खुद को ही डांट रही थी। वही अर्नव अपने स्टडी रूम में जाकर ड्रॉ से कुछ पेपर्स निकालकर आन्या के पास आता है। अर्नव ने आन्या की हथेली खोली और उसके हाथ पर वो पेपर्स रखते हुए बोला, अच्छा जान, वैसे परेशान तो तुम बहुत ज्यादा हो, लेकिन इन पेपर्स को एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर दूंगा। आन्या ने अपनी नजरें उठाकर अर्नव की तरफ देखा तो वो काफी गुस्से से उसे ही देख रहा था। आन्या घबरा गई। उसके अंदर अर्नव का सामना करने की जितनी भी हिम्मत आई थी वे इस पल सारी ही खत्म हो गई थी। आन्या ने वो पेपर्स खोलते हुए अर्नव के चेहरे को टुकुर टुकुर देखते हुए कहा, इसमें इसमें क्या है? अर्नव कंधे उठाते हुए बोला, खुद ही देख लो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण। आन्या ने अर्नव के चेहरे से नजरें हटाए और उन पेपर्स को खोलकर जैसे ही पढ़ना शुरू करती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने शुरू हो जाते हैं। वो कभी अर्नव के फेस की तरफ देखने लगती है तो कभी उन पेपर्स की तरफ देखने लगती है। आन्या पेपर्स को पढ़ने के बाद बिल्कुल ही हैरान हो चुकी थी। उसने अर्नव को देखते हुए शौकिंग अंदाज में कहा, आपने आपने मेरा एडमिशन करा दिया है, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। आपको मेरे डॉक्यूमेंट कैसे मिले और योर एडमिशन? मतलब अब मैं कॉलेज जा सकती हूँ? अर्नव उसके चेहरे के लिए एक्सप्रेशन देखकर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करने लगा और उसके गाल पर हल्के हल्के सहलाते हुए बोला, मैंने उसे दिन तुम्हारी और मॉम की बातें सुन ली थी, इसलिए मुझे लगा कि अब तुम्हारे कॉलेज जाने का वक्त आ गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैंने तुम्हारा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में करवाया है जिसमें आजीविका पढ़ती है। अब तुम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जा सकती हो। आन्या को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अर्नव को वो डेविल समझती है, जिससे वो इतना ज्यादा डरती है, वही उसके लिए ये सब कर रहा है। आन्या उसके चेहरे को एक तक देख रही थी। तभी अर्नव ने आन्या को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने गले से लगा लेता है। अर्नव उसकी पीठ को हल्के हल्के सहलाने लगा। वो बोलता है, अब तुम मेरी पत्नी हो और मेरी जिम्मेदारी भी।
मैं हर हाल में तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो, तुम भी पढ़ना चाहती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशी किसी भी चीज से इफेक्ट हो। हमारी शादी भी कभी भी तुम्हारी पढ़ाई के बीच नहीं आएगी। आन्या अब इमोशनल हो गई। उसने अपने आंसुओं को जैसे तैसे करके रोका। वो अर्नव से अलग होते हुए बोली, इसका मतलब मुझे यूनिवर्सिटी में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं आपकी पत्नी हूँ। उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी। फिर आन्या ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ अर्नव को देखते हुए कहा, आप मेरे लिए ये क्यों कर रहे हैं? आपको तो पता है कि मैंने अभी कुछ देर पहले सब कुछ बिगाड़ दिया था, तो फिर आप तो मुझे डांटने वाले थे। मुझे तो लगा आप मुझ पर गुस्सा करोगे। उद्धरण चिन्ह। अर्नव उसकी मासूम सी शक्ल को निहारते हुए बोला, यही तो आपकी सजा है जान। अब आप यूनिवर्सिटी जाएगी और खाना नहीं बनाएगी तो मैं वो नमकीन खाना खाने से बच जाऊंगा। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है जान? उद्धरण चिन्ह। अर्नव की बात सुनकर आन्या ने अपनी गर्दन झुका ली और हल्के से बड़बड़ाकर बोली, चाहे कितना भी अच्छा बने पर है तो से डेविल सिंघानिया, बट हैंडसम और स्वीट भी है। आन्या की नजरें फ्लो को घूरने लगती है। वही अर्नव ने आन्या की बातें सुन ली थी। उसके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आन्या को अपनी तरफ खींचा और अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को चूम लेता है। एपिसोड 33। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, ए स्वीट मॉर्निंग। अगली सुबह, सिंघानिया हाउस। सुबह सुबह आन्या की नींद खुली तो अर्नव उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़कर हुए सो रहा था। आन्या अर्नव के सीने पर अपना सिर रखे हुए थी, जिस वजह से आन्या अर्नव की धड़कनें भी सुन सकती थी। आन्या ने अपनी नजरें उठाकर अर्नव के चेहरे की तरफ देखा। वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। आन्या के फेस पर उसको इस तरह देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अर्नव के मासूम चेहरे में खो गई थी। अर्नव सो रहा था और आन्या उसे निहार रही थी। तभी अर्नव की आवाज उसके कानों में आती है, गुड मॉर्निंग जान। अगर मुझे ही देखती रहोगी तो यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाओगी ना? आन्या अर्नव की आवाज सुनते ही झेप गई। उसने अपने आप को संभाला और अर्नव की पकड़ से निकलने की कोशिश की, पर अर्नव ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके बालों पर पहले किस किया, फिर मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। आन्या में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव को फेस कर पाए। उसने बिना कुछ कहे अपने कपड़े निकाले और दौड़ती भागती वॉशरूम में चली जाती है। अर्नव के फेस पर उसकी हरकत और मासूमियत देखकर स्माइल आ जाती है। उसने अपने चेहरे पर ब्लैकेंट ढक लिया और वापस सो गया। कुछ देर बाद आन्या वॉशरूम से बाहर आती है। उसने टाइम देखा तो 6:30 बज रहे थे। आन्या ने अपने बाल बनाए। आज उसने सिंपल लॉक कुर्ती और पैंट पहना हुआ था। मांग में सिंदूर लगाया, पर उसे बालों से ढक भी लिया ताकि किसी को दिखाई ना दे। गले में मंगलसूत्र था, उसे चुनरी से ढक लिया। चेहरे पर उसे मेकअप की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाई थी। वो रेडी होकर एक नजर अर्नव को देखती है। अर्नव वापस सो चुका था। उसे सोता हुआ देखकर आन्या ने गहरी सांस ली और फिर धीमे कदमों से रूम से निकलकर नीचे आरती के लिए आ जाती है। कौशल्या जी और निर्मला जी मंदिर की साफ सफाई ही कर रहे थे। आन्या को देखकर निर्मला जी ने मुस्कुराते हुए कौशल्या जी से कहा, बहुरानी भी आ गई है बड़ी मैम। उद्धरण चिन्ह। कौशल्या जी ने पलटकर देखा तो आंसा हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। आन्या ने कौशल्या जी और निर्मला जी का आशीर्वाद लिया। निर्मला जी उम्र में बड़ी थी, इसलिए आन्या हर सुबह उनका भी आशीर्वाद लेती थी। आज तो पंकज जी भी गार्डन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय आरती में शामिल होने आए थे। आन्या जब उनके पैर छूने के लिए झुकी तो पंकज दी ने उसे रोकते हुए पहले ही आशीर्वाद देकर कहा, हमारे घर में बेटियां पैर नहीं छूती है और तुम हमारी बेटी हो, बिल्कुल आजीविका की तरह। आन्या के चेहरे पर उनकी बात सुन ऐसे एक्सप्रेशन आ गए कि उसे खुद समझ नहीं आता वो पंकज जी की बात सुनकर खुश हो जाए या फिर दुखी, क्योंकि बचपन से उसे पिता का प्यार मिला ही नहीं था। असली पिता का देहांत तभी हो गया था जब वो छोटी थी और सौतेले पिता ने जो कुछ उसके साथ किया था वो उसे भूल नहीं सकती थी।
लेकिन इस घर में आने के बाद सभी से उसे इतना प्यार मिलने लगा था कि उसे प्यार की कभी कमी होती ही नहीं है। कौशल्या जी, आन्या से बोली। आन्या बेटा, आ जाओ, आरती शुरू करो। आन्या ने अपना सिर हिलाया और हमेशा की तरह शिव परिवार की अपने हाथों से आरती करने लगती है। जीवन भी आरती के लिए नीचे पहुंच जाता है। पूजा करने के बाद आन्या ने सभी को आरती और प्रसाद दिया, जिसके बाद सभी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए और आन्या आजीविका को उठाने के लिए उसके रूम में चली जाती है। आन्या जब रूम के अंदर आती है तो आज रूम का नजारा देखकर आन्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आन्या चौंक कर अपने आप से बोली, ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। सामने आजीविका आज यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर खड़ी थी, या फिर यह कहे कि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर मेकअप कर रही थी, लेकिन ये पहली बार था कि आजीविका 7 बजे ही उठ गई थी। आन्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो 2-3 बार अपनी आंखों को मसलते हुए बार बार आजीविका की तरफ देखने लगती है। तभी आजीविका ने अपनी नजरें डोर की तरफ करते हुए आन्या से कहा, तुम आ गई आरती करके, चलो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। आन्या ने रेड कलर की घुटनों तक फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि स्लीवलेस थी, पर आजीविका उस ड्रेस में बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही थी। आन्या ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, लगता है आज यूनिवर्सिटी में किसी का कत्ल करने का इरादा है। आन्या की बात सुनकर आजीविका ने खोए हुए अंदाज में कहा, किसी और का पता नहीं, पर जिसका दिल जितना है उसमें थोड़ी सी सक्सेस मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने आजीविका के पास आकर कहा, आज सूरज पश्चिम से उगा है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? मतलब तुम इतनी जल्दी तैयार होकर खड़ी हो? मुझे अभी आंटी ने कहा कि तुम्हें उठा कर आऊं, क्योंकि सभी को यही लग रहा था तुम सो रही हो। एक तो तुम सोती रहती हो और दूसरे तुम्हारे भाई। तभी आजीविका ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, अपने मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम भाई के साथ अगर टाइम स्पेंड करो, क्योंकि रात को तो वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अब मैं टाइम से उठने वाली हूँ। आजीविका इतनी एक्साइटेड थी कि वो एक्साइटमेंट में क्या बोल रही है उसे भी नहीं पता था। आन्या ने अपनी आईब्रो छोटी करके कहा, बिजी रहते हैं मतलब दिन भर इतना काम करते हैं, अब रात को कौन सा काम करने लगे? क्या तुम्हें उनके काम के बारे में पता है? वैसे तो डेविल को मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब लगता है सच में तुम्हारे भाई को समझ पाना बहुत मुश्किल है। आजीविका ने उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, मेरे भाई को कोई भी इतनी आसानी से नहीं समझ पाता, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम उन्हें कभी मत समझो, वरना वो तुम्हें भी मशीन बना देंगे। उद्धरण चिन्ह। आन्या वही बेड पर बैठ जाती है और आजीविका अपने बालों को सेट करने लगती है। तभी आन्या बोली, कल तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन जीवन की वजह से तुम बता नहीं पाई थी। बताओ क्या कह रही थी? फिर मुझे भी तुम्हें एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है अज्जू। आन्या के मुंह से इतना सुनते ही आजीविका एक्साइटेड बोलते हुए बोली, कैसी गुड न्यूज़ देनी है, बताओ मुझे। आन्या ने हल्की स्माइल के साथ कहा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या बताने वाली थी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे लगता है कि तुम किसी से प्यार मोहब्बत की बात। आजीविका ने आन्या की बात सुनी तो वो थोड़ा शर्मा गई। वो आन्या के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर वही बेड पर बैठ गई। आजीविका ने शर्माते हुए कहा, वो आन्या, मुझे लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, वो भी ट्रू लव। मतलब मैंने जब से उसे देखा है उसके बारे में ही सोच रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मेरे ख्वाबों में भी वही आ रहा है। मुझे उससे इस कदर मोहब्बत हो गई है कि सोते जागते बस उसका वही चेहरा दिमाग में घूम रहा है। आई रियली लव हिम। उद्धरण चिन्ह। आजीविका ने इतना कहते हुए अपना चेहरा अपने हाथों के बीच छिपा लिया। वही आन्या ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुशी से एक्साइटेड होकर बोली, ये सब कब हुआ और तूने मुझे उस लड़की के बारे में बताया क्यों नहीं अज्जू? बताओ वो लड़का कौन है? आजीविका शर्माकर आन्या के गले से लग गई और गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, अभी नहीं। बस आज उसकी तरफ मोहब्बत का पहला कदम बढ़ाने जा रही हूँ। अगर उसकी तरफ से कोई रिस्पांस आता है तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। आन्या ने स्माइल के साथ कहा, ठीक है, जब तुम्हें सही लगे तब तुम मुझे बता देना, लेकिन इतना तो बता सकती हो कि वो लड़का क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पता है?
आजीविका ने अपना गर्दन हिला दी। वो आन्या से अलग होकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो यूनिवर्सिटी से है और बहुत हैंडसम है, बहुत केयरिंग भी, और सबसे अच्छा कि वो बहुत अच्छा है। आजीविका के सिर पर संपन्न के लिए दीवानगी किस हद तक चढ़ गई थी, यह उसके चेहरे को देखकर बताया जा सकता था। वो आन्या को संपन्न के बारे में इस तरह बता रही थी जैसे उसे ऐसी कीमती चीज मिल गई हो जिसे वो कभी खोना ना चाहती हो। अपनी बात खत्म होने के बाद आजीविका ने आन्या की तरफ देखकर कहा, अब तुम बताओ, तुम मुझे कौन सी गुड न्यूज देने वाली थी। आन्या बोली, अब मैं भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, उन्होंने में मेरा भी एडमिशन करवा दिया। आजीविका, आन्या के मुंह से ये बात सुनकर खुश से चहक उठती है। उसने आन्या को कसकर गले से लगाया और बोली, वाह यार, अब हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। भाई सच में तेल बेस्ट बेटे है, द बेस्ट ब्रदर है और द बेस्ट पति भी है। आन्या उसकी एक्साइटमेंट देखकर खुश हो जाती है। आजीविका भी आन्या के लिए खुश थी। वही इन सभी से जुदा कि कोई और भी उनकी बातें सुन रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि जीवन ही था। जीवन में जब आजीविका के मुंह से किसी और लड़के के लिए मोहब्बत के लफ्ज सुन तो उसके दिल को ऐसा धक्का लगता है कि वो कुछ समझ ही पा रहा था। जीवन की आंखें डगमगा गई, कदम डगमगा गए। एक पल को तो जीवन को लगा जैसे वो वही गिर जाएगा, पर उसने दीवार को पकड़ लिया। अपने कानों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आजीविका को लेकर उसने जो भी सपने देखे थे, वो सभी एक ही पल में चकनाचूर हो गए। जीवन के लिए इसे बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल था। वो तो आजीविका से बात करने के लिए वहां आया था, लेकिन आजीविका किसी और को पसंद करती है ये बात जानने के बाद उसकी दिल जिस तरह टूटा वो उसे उस पल समेट ना पाया और तेज कदमों से अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में आकर जीवन ने डोर बंद कर लिया और दीवार के सहारे अपनी पीठ लगाते हुए वो वही फ्लो पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी सी बह गई। वो बस रोता जा रहा था। जीवन के रोने की आवाज भले ही रूम से बाहर नहीं जाए, पर उसकी ये हालत देखकर दीवारें भी रो उठी। मोहब्बत कभी भी जेंडर नहीं देखती। जब ये दर्द देती है तो औरत को भी उतना ही दर्द देती है जितना एक आदमी को, और सबसे दर्दनाक मोहब्बत होती है तब जब वो एक तरफा हो। इस एक तरफा मोहब्बत सिर्फ एक इंसान को दर्द सहना पड़ता है, दूसरी बेफिक्र रहता है। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तू रवाई तू बेफिक्र, मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। एपिसोड 34, आन्या इज किडनैप्ड। तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे बिना फिका है संसार मेरा। तुम हो जुनून और प्यार मेरा, तेरे संग जीना है मुझे मेरा जीवन सारा। अर्नव दिल आन्या। यूनिवर्सिटी के गेट पर कार से आन्या और आजीविका उतरती है। आज उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने खुद अर्नव आया था, और आखिर आता भी कैसे नहीं, आज आन्या का यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी आन्या हैरानी से अपने सामने मौजूद इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को देख रही थी। उसके लिए वो यूनिवर्सिटी किसी सपनों के महल जैसी थी। शायद आज पहली बार उसने इतनी आलीशान यूनिवर्सिटी देखी थी। अर्नव के घर के बाद दूसरी यही चीज उसे चौंका रही थी। आन्या यूनिवर्सिटी को निहार रही थी कि तभी किसी ने उसे कंधे से पकड़ लिया। वो स्पर्श से समझ गई कि वो कोई और नहीं बल्कि अर्नव है। अर्नव ने आन्या को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को एकटक देखते हुए बोला, आज से तुम्हें अच्छे से पढ़ना है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताना। आन्या ने मासूमियत के साथ अपना सिर हिला दिया, तो अर्नव ने उसके माथे पर किस कर दिया। आन्या अर्नव की इस हरकत से तिरछी नजरों से आजीविका की तरफ देखती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा देती है। आन्या को अर्नव का इस तरह बार बार करीब आना बेचैन कर देता था, पर बेचारी अर्नव को रोक भी तो नहीं पाती थी। अर्नव उसे और आजीविका को छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही आन्या जैसे ही पलटती है तो आजीविका ने उसे छेते हुए कहा, भाई को देखकर लगता नहीं कि ये मेरे भाई हैं, मतलब तुम्हारे सामने मुझे तो भूल ही गए थे। हाउ रोमांटिक ना।
आन्या ने कंधे उठाते हुए कहा, वो खुद बार बार मेरे करीब आते हैं। इसमें रोमांटिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑकवर्ड है। आजीविका हंसते हुए बोली, तुझे जब प्यार होगा शायद तब ये सब चीजें रोमांटिक लगने लगे। दोनों बातें करते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ गई। अंदर ही आन्या को नैना, कियारा और तारा भी मिल गए, जिनसे आजीविका गुड मॉर्निंग करती है। तीनों ने जब आन्या को देखा तो वो बोली, ये तुम्हारी भाभी है ना? उद्धरण चिन्ह। आजीविका ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, शशिश, इतनी जोर से मत कहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरी भाभी है। उसकी बात सुन कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, क्यों पति नहीं चलना चाहिए? ये द ग्रेट अर्नव सिंघानिया की बीवी है, इसमें छिपाने की क्या बात है भला? वो भाई नहीं चाहते हैं कि इनके बारे में ज्यादा किसी को पता चले, क्योंकि न्यूज़पेपर और मीडिया में अभी तक इनका फेस रिवील नहीं किया गया है, सिर्फ इनके नाम का जिक्र किया है। और आईशी, नैना ने होंठ गोल करते हुए कहा। तभी आजीविका ने कहा, चलो क्लास का वक्त हो गया है, चलते हैं। आज से आन्या भी हमारी क्लास में ही पढ़ेगी। और तो इन्होंने भी हमारे साथ एडमिशन लिया है, वाओ यार, ये तो बहुत बढ़िया है। तारा ने आन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आन्या सभी की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। वही आजीविका ने आन्या की अपनी सभी दोस्तों से दोस्ती करवा दी और आन्या को लेकर क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। वो सभी क्लासरूम पहुंची। आजीविका, आन्या, कियारा, तारा और नैना सभी एक लाइन में बैठ जाते हैं। आजीविका ने कियारा के पास बैठते हुए कहा, और कुछ पता चला तुझे संपन्न के बारे में? कियारा ने अपनी गर्दन हिलाए और उसके पास झुकते हुए बोली, पता तो मुझे बहुत कुछ चला है, लेकिन मुझे पता है मैंने अभी तुझे बताया तो तू पागल हो जाएगी। आजीविका ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज यार मुझे बताना, मुझे जानना है, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। कियारा उसकी बात पर हंस देती है और उसके करीब आकर उसे कुछ कहती, तभी वहां पर प्रोफेसर पहुंच जाते हैं। कियारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी क्लास अटेंड करते हैं, बाकी सब कुछ मुझे वैसे भी पता चल जाएगा। आजीविका ने गर्दन हिला दी, वो क्लास अटेंड करने लगी। वही आन्या का ध्यान को सिर्फ अपनी पाई पर था। हालांकि वो नोटिस कर रही थी कि काफी लोग उसे घूर रहे हैं, पर क्यों घूर रहे हैं वो तो उसे पता नहीं था। वही तीसरी रॉ में बैठा रॉकी एकटक आन्या को देख रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आन्या को देखकर न जाने किसी सोच में गुम हो। उसकी नजरें तब से आन्या पर थी जब से आन्या यूनिवर्सिटी आई थी, लेकिन किसी ने भी उसका नजरों को नोटिस नहीं किया था। रॉकी ने आन्या की तरफ इशारा करते हुए अपने दोस्त तुषार से कहा, सुनो, इस लड़की के बारे में पता है तुम्हें कुछ? तुषार ने आन्या की तरफ देखा, फिर अपनी गर्दन नामे हिलाकर बोला, पता नहीं, बस सुबह से आजीविका के साथ है। रॉकी ने सीरियस फेस बनाकर उससे कहा, ठीक है, इसके बारे में पता लगाओ। तुषार ने रॉकी की बात पर अपनी गर्दन हिलाया और बोला, ओके, जैसा तुम कहो। दूसरी तरफ सिंघानिया एंटरप्राइजेस। अर्नव अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था कि तभी डोर नॉक होता है। अर्नव अपना काम करते हुए सामने खड़े अपने मैनेजर से बोला, जीवन आया या नहीं नीरज? उद्धरण चिन्ह। तभी नीरज ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सर, वो तो सुबह से ऑफिस नहीं आए और किसी भी बात की जवाब भी नहीं दे रहे हैं। नीरज की बात सुन अर्नव ने अपना सिर हिला दिया और फिर नीरज से बोला, हम ठीक है। ये बताओ कि तुमने आज दिन भर का शेड्यूल रेडी कर लिया है? नीरज अपना टैब वही टेबल पर रखते हुए बोला, जी सर, इसमें आपका पूरा शेड्यूल बुक है, और जीवन ने मुझे आन्या एंटरप्राइजेस के बारे में जो भी डिटेल्स दी थी वो भी मैंने इसमें ही है। अर्नव ने अपना सारा शेड्यूल और बाकी सारे डिस्कशन किए। जब नीरज वहां से दाने लगा तो अर्नव बोला, जैसे ही जीवन ऑफिस आए उसे मेरे केबिन में भेज देना। नीरज ने अपनी गर्दन हिलाए और केबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अर्नव ने अपना मोबाइल उठाया और जीवन को कॉल लगता है, लेकिन जीवन का कॉल नहीं लग रहा था। जीवन सामने से कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था जब जीवन अर्नव को बिना बताए कहीं पर गायब हो गया था। अर्नव को भी यह बात बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए उसने अपने एक खास एम्प्लॉय को जीवन का पता लगाने के लिए कह दिया था।
वही इन सबसे बेखबर जीवन मुंबई के विशाल समुद्र के किनारे एक पत्थर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में कुछ कंकड़ थे और वो उन कंकड़ को लगातार पानी में फेंकता जा रहा था। जीवन की नजरें उस विशाल समुंदर की तरफ थी, लेकिन आंखों में इतना खालीपन था कि जिसकी गहराई को मापना आसान नहीं था। काफी देर तक शांत रहने के बाद जीवन की आंखों से अपने आप आंसू आने लगे। उसे अपनी और आजीविका की हर एक बात, हर एक मुलाकात, हर एक लड़ाई, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना सब याद आ रहा था। वो कई बार अपना मोबाइल फोन देखता है। जब उसे एहसास हुआ कि आजीविका ने उसे सुबह से एक कॉल नहीं किया है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जिंदगी में उसने पहली बार ऐसा किया था कि अर्नव का कॉल अटेंड ना करके वो सिर्फ आजीविका के एक कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे अपने हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। उसने सामने समंदर की तरफ देखा, फिर एक पत्थर समुद्र की गहराई में दूर तक फेंकते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोला, आजीविका का 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 का। उसके चिल्लाने की आवाज से पूरा समुंदर लहरों से भर जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी दर्द और तड़प था जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था सिवाय उसके दिल के। दूसरी तरफ आजीविका और आन्या क्लासेज खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में खड़ी थी, क्योंकि अर्नव ने उन्हें लाने के लिए ड्राइवर को भेज दिया था। वैसे तो उसे अब ड्राइवर पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन जब जीवन का उसे कुछ पता नहीं चला तो बेबस होकर उसे ड्राइवर को ही भेजना पड़ा। अपनी मीटिंग की वजह से वो खुद उन दोनों को लेने नहीं जा सकता था। वही आजीविका को थोड़ा अपसेट फील हो रहा था कि सुबह से जो जिसका वो इंतजार कर रही थी, उसे उसने सुबह से एक बार भी नहीं देखा था। आन्या ने जब आजीविका के उतरे हुए चेहरे को देखा तो वो बोली, क्या हुआ है तुम्हें, ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है अज्जू। आजीविका, जिसका ध्यान पीछे की तरफ था, वो बार बार यूनिवर्सिटी से निकल रहे स्टूडेंट्स को देख रही थी। आजीविका ने निराश होकर आन्या की तरह देखते हुए बोला, वो नहीं है यार, आज वो नहीं आया। आन्या कंफ्यूज हो गई। वो असमंजस के साथ बोली, कौन नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। आजीविका ने बच्चों की तरह मासूमियत के साथ कहा, वही कल वाला लड़का। आन्या उसके चेहरे पर मौजूद उसकी बेचैनी और तड़प को देख सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। एक दिन नहीं देखेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आजीविका ने गहरी सांस ली और मुंह लटकाकर बोली, तुम्हें नहीं पता कि मेरे दिल का क्या हाल हो रहा है, सुबह से बस बेचैन हो रहा है। सच में प्यार में एक इंसान की अहमियत कितनी ज्यादा होती है, मुझे आज पता चल रहा है। आन्या अपने दोस्त को इस तरह देवदास बनते हुए देखकर उसे समझाते हुए बोली, तू सच में पागल हो गई है, लेकिन इस वक्त पागल होने का वक्त नहीं है, क्योंकि हमें घर भी जाना है। तुमने मोहब्बत तो कर ली है, अब अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि तुम किसी अनजान लड़की के लिए इस तरह पागल हो रही हो तो तुम जानती हो ना डेविल को। अर्नव का नाम सुनते ही आजीविका ने आन्या को घूरा। वो चिकप बोली, तुम भी उसे लंगूर की तरह बातें क्यों कर रही हो, वो भी तो मुझे भाई का नाम लेकर हमेशा डराता रहता है। आन्या ने अपनी गर्दन झटक दी। वो बदबदा कर बोली, मोहब्बत ने इंसान सच में पागल हो जाता है, इन्हें सलाह भी दो तो ऐसा लगता है जैसे हम ही इनके दुश्मन हैं। तभी किसी की आवाज उनके कानों में पड़ी, आप दोनों यहाँ पर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको घर छोड़ दूं। आजीविका और आन्या ने पलटकर देखा। आजीविका ने जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से उसके चेहरे को देखने लगती है, जबकि आन्या असमंजस से उस शख्स को देख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि संपन्न ही था। आजीविका का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वो तो बस संपन्न के चेहरे को निहारती रह गई, जबकि आन्या ने जब आजीविका के चेहरे की एक्सप्रेशन देखे तो उसे समझते हुए डर नहीं लगी कि सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके बारे में आजीविका बातें करती जा रही है। संपन्न उन दोनों के चेहरे को देखने लगा। जब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला तो वो दोबारा रिपीट करते हुए बोलता है, अगर आप दोनों चाहे तो मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ। आजीविका ने अपना सिर कभी लेफ्ट तो कभी राइट मूव करते हुए कहा, नहीं, हम खुद चले जाएंगे, वो हमारी कार आने वाली है। संपन्न ने उसकी बात पर स्माइल करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो जब तक आप दोनों की कार नहीं आती तो आप दोनों मेरे साथ एक कॉफी पी सकती हैं।
संपन्न की बात सुनते ही आजीविका के चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी का वो इंतजार कर रही थी वही अपॉर्चुनिटी खुद चलकर उसके पास आ गई। आजीविका संपन्न को मना नहीं कर पाए और उसकी हमें हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, हम जरूर पिएंगे कॉफी। उद्धरण चिन्ह, हम ठीक है जरूर, चलो फिर सामने वाले कैफे में चलते हैं, संपन्न ने मुस्कुराकर कहा। आजीविका तो संपन्न को देखकर इतनी पागल हो गई थी कि आन्या को तो वो पूरी तरह भूल गई। आन्या को अर्नव का डर लग रहा था, इसलिए वो कहीं पर भी जाने के मूड में नहीं थी, लेकिन ये बात वो आजीविका को कैसे समझाए उसे समझ नहीं आ रहा था। वही उन तीनों पर किसी की नजर बरकरार होकर बनी हुई थी। रॉकी उन तीनों तो पेड़ के पीछे छिपकर एकटक देख रहा था। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो सिर्फ उन तीनों को घूर रहा था। तभी आजीविका ने आन्या को देखकर कहा, चलो चलते हैं आन्या, जब तक कार नहीं आती हम दोनों को ही पी लेते हैं, वैसे भी यहाँ पर खड़े होकर बोर हो रहे हैं। आन्या की बातों में एक्साइटमेंट थी। वही आन्या को कहीं पर भी जाना सही नहीं लग रहा था, वो हड़बड़ाकर बोली, वो मैं चल ना यार। आजीविका ने आन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर संपन्न के साथ कॉफी शॉप की तरफ बने लगी। वो तीनों रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी एक कार तेज रफ्तार से उनके पास आकर रुकी। कोई कुछ समझ पाता तभी कार का दरवाजा खुलता है और एक आदमी का हाथ बाहर निकलता है। उसने बिना किसी देर के आन्या को कार के अंदर खींचा और अगले ही पाल कर स्टार्ट होती है सड़क पर कर तेजी से दौड़ पड़ती है। संपन्न और आजीविका को अभी तक समझ नहीं आया कि अचानक से आन्या के साथ क्या हुआ। आजीविका ने संपन्न के हाथ को छोड़ा और जोर से चिल्लाते हुए कार की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, अन्याय। लेकिन जब तक उसे समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार आन्या को लेकर काफी दूर चली गई। एपिसोड 35, अर्नव आन्या को बेचैन पैचा। अर्नव ऑफिस में बैठकर अपने केबिन में काम कर रहा था। तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक होता है। उसने सामने देखा तो जीवन था। उसने जीवन को अंदर बुलाया। जीवन काफी डरा हुआ और नर्वस लग रहा था। उसकी यह हालत देखकर अर्नव ने उससे तुरंत कहा, क्या हुआ जीवन, इतने परेशान क्यों लग रहे हो, सुबह से कहाँ थे? जीवन थोड़ा हड़बड़ा गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे और क्या करे। तभी उसने अपने हड़बड़ा को रोकते हुए कहा, अर्नव, वो भाभी किडनैप हो गई है। हमें जिस बात पर डर था वही हो गया। मिस्टर कपूर के आदमियों ने भाभी को किडनैप कर लिया है। आजीविका का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। मैं अभी उसे घर छोड़ कर आया हूँ। वही अर्नव ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भी चली। अर्नव ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए गुस्से से बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी अन्य को किडनैप करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? कार निकालो, और तुम्हें पता है ना वह कहाँ है? जीवन ने अपनी गर्दन हिला दिया और उससे बोला, हाँ मुझे सब पता है, मैंने सब पता कर लिया है, तुम चलो भी जल्दी। अभिनव ने अपना ब्लेजर संभाला और तेजी से जीवन के साथ केबिन से बाहर की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आन्या एक चेयर से बंधी हुई थी। उसके हाथ पैरों को कसकर बांध हुआ था। उसकी गर्दन एक तरफ झूल रही थी और चेहरे पर बहुत सारा पसीना था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसकी बेहोशी धीरे धीरे टूटने लगी जब उसकी कानों में भयानक और हंसने की आवाज आने लगी। आन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल उसकी नजर जब अपने आसपास पड़ी तो एक अनजान जगह पर अपने आप को पकड़ में पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। आसपास बहुत ज्यादा टूटे फूटे सामान पड़े हुए थे और दिखने में वह किसी गरज की तरह लग रहा था। वही उसके आसपास कुछ हटे खट्टे और लंबे चौड़े आदमी खड़े थे जिन्होंने एक यूनिक ड्रेस कोड पहना हुआ था। वही उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो किसी दूसरे लड़के से बात कर रहा था। अब पता चलेगा उसे अर्नव सिंघानिया को हमारे बस से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बस की कंपनी को खरीदने की और उसे इस लड़की के नाम पर खड़ा करने की? उससे लड़के ने अपने सामने खड़े हुए दूसरे आदमी से कहा। सामने खड़े आदमी की नजरें आन्या के चेहरे पर जाती है। वो मुस्कुराते हुए उसे लड़के से कहता है, हाँ जब अर्नव सिंघानिया की पत्नी को हम चोट पहुंचाएंगे तब उसे पता चलेगा कि किसी को चोट पहुंचाने का क्या मतलब होता है।
वहीं आन्या ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर गई। उसे इन सब चीजों से बहुत डर लगता था जब से वो किडनैप हुई थी। तब से उसे इन चीजों से और भी ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन जिस तरह की वो दोनों आदमी बात कर रहे थे, उसे आन्या के पसीने छूटने लगे। वो बेहद घबराने लगी। उसने उसे आदमी की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? आन्या की आवाज सुनते ही उन दोनों आदमियों की नजरें आन्या के चेहरे पर टिक गई। पहले लड़का मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ आप जाग गई। गुड आफ्टरनून भाभी जी, हम आपकी इंतजार कर रहे थे। वैसे तो आप हमें नहीं जानती हैं, लेकिन फिर भी हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आपके पति अर्नव सिंघानिया ने हमारे बॉस की कंपनी को खरीद लिया है, इसलिए हमारे बॉस ने आपके साथ कुछ शरारतें करने के लिए भेजा है। इतना सुनकर आन्या की धड़कनें बिल्कुल बढ़ गई। उन दोनों के चेहरे पर बिल्कुल शैतानी और हवस भरे एक्सप्रेशन झलक रहे थे, जिसे देखकर आन्या को बहुत डर लगने लगता है। उसके हाथ पैरों कांपने लगे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी वो दोनों अन्य के पास आकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। आन्या उनकी हंसी देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह इस कदर बंधी हुई थी कि अपने आप को छुड़ाना तो दूर की बात है, वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी। अरे अरे भाभी जी, इतना ज्यादा परेशान मत हुई है, हम अभी आपको खुद खोल देंगे। आखिर आपको खोलकर ही तो आपके साथ शरारत करनी है। अगर आप अभी यह शरारत करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हम अभी तैयार हैं। कहते हुए उस आदमी ने आन्या के फेस की तरफ अपना हाथ आन्या के चेहरे की तरह बढ़ा दिया। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। ये देखते ही वो सभी हैरान रह जाते हैं। उसे आदमी ने जैसे ही अपनी नजरें घूमकर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि अर्नव खड़ा था, जो बेहद गुस्से से उसे आदमी के चेहरे को देख रहा था। वहीं आन्या ने जैसे ही अर्नव को देखा तो उसके सांस में सांस आती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू में गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आजीविका हाल में बैठी हुई थी। उसके पास ही पंकज जी और कौशल्या जी भी थे। आजीविका जब से यूनिवर्सिटी से आई थी तब से रो ही जा रही थी। उसे डर लग रहा था आन्या के किडनैप होने में उसकी ही गलती है। वो रोते हुए अपना पूरा हुलिया बिगाड़ लेती है। कौशल्या जी और पंकज जी उसे काफी देर से समझ रहे थे। दरअसल यूनिवर्सिटी से जब आन्या को किडनैप किया गया तो आजीविका ने सबसे पहले जीवन को ही कॉल लगाया था। जीवन उसे लेकर घर आ गया और उसे घर छोड़कर वापस ऑफिस गया। आन्या की किडनैपिंग से सभी परेशान थे। आजीविका का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वही उसे इस बात का भी डर था कि अर्नव को जब पता चलेगा तो वो बेहद गुस्सा करेगा। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन आन्या के साथ इतना बड़ा हादसा किसी ने भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। तभी कौशल्या जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम शांत हो, जो आन्या को कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे भाई आन्या को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए परेशान मत हो। वही पंकज जी भी उसे समझाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। परेशान होने से वैसे भी कुछ नहीं होगा, अर्नव है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। वही आजीविका फूट फूट कर रोने लगी और जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, ये सब मेरी गलती है। मुझे आन्या का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरी लापरवाही की वजह से आन्या के साथ यह हुआ। उसने मुझे मना किया था कि कॉफी पीने नहीं जाना है, लेकिन मैं नहीं मान रही थी। मेरी गलती है। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। कौशल्या जी और पंकज जी भी उतने ही परेशान थे, लेकिन इस वक्त आजीविका को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए उन दोनों ने परेशान होने के बजाय आजीविका को शांत करने पर ज्यादा ध्यान दिया। तभी कौशल्या जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, रोना बंद करो बेटा, मैं बोल रही हूं ना कि कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। आजीविका ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तभी उन सभी के कानों में एक आवाज आई, हेलो आजीविका। ये आवाज सुनकर जैसे ही उन तीनों ने सामने की तरफ देखा तो सामने संपन्न खड़ा था। संपन्न को देखकर आजीविका बिल्कुल हैरान हो जाती है। संपन्न, वो अपने आप से बोली। वही पंकज जी और कौशल्या जी असमंजस से उसकी तरफ देखने लगे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।